लास्ट वीडियो में हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको क्वेश्चन में यूज़ करने होंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको ज़रा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं समझते हुए चलिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो तुमसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी क्या होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी क्या होगा, ठीक। तो इसका डेरिवेशन के साथ देखते हैं क्या लिखा जाएगा, फिर डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे। इसको हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, सिंपली यहाँ दो इवेंट समझ लो। प्रोबेबिलिटी जब निकालते हो दो इवेंट दिया रहता है तो क्या करते हो, हमने अभी बताया ना कि दो इवेंट हैं, एक हो चुका है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ए नॉट इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये ना फार्मूला अभी पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ ए की जगह ए नॉट है और बी की जगह बी है, तो उस फार्मूले में जहाँ ए लिखे थे वहाँ ए नॉट लिखो, सिंपल। इसको एक इवेंट मान के चलो। अब ये क्या ऊपर लिखा हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ, तो नीचे तो पी भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या लिखा हुआ है जरा बोलो, ऊपर लिखा है ए नॉट एंड बी। ए नॉट एंड बी का मतलब बी हो रहा है लेकिन ए नहीं हो रहा है। इसको हम लोग पीछे वेन डायग्राम में किस नाम से जानते थे, ओनली बी के नाम से। किस नाम से जानते थे, ओनली बी के नाम से। इसको निकालते कैसे थे, तो इसके लिए हम लोग पीछे फार्मूला पढ़े हुए हैं। ये क्या होता था, तो हमने बताया था आपको कि ये मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है केवल ये वाला पोर्शन, ठीक है। केवल ये वाला पोर्शन, ए नहीं लेना है एंड बी लेना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालते थे जरा बताओ। इसको निकालने के लिए हमने बोला था कि अगर ये सेट है, ये सेट बी है, तो पूरे बी में से कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ऊपर वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा। ये पी बी से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी किसका फार्मूला होता है, अभी हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ रहे थे। ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी फार्मूला होता है ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है। तो यहाँ तुमको क्या फार्मूला मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। याद रखना, ठीक है। ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है और ए के न होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको इधर लेते आओ, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका और ए के न होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम हमने बता रखा है कि 1 होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। फार्मूले की तरह रट सकते हो या दिमाग से इस चीज़ को समझ करके भी कर सकते हो। दूसरा एक रिजल्ट देखो, यहाँ पर रिजल्ट्स को ध्यान से नोट करते जाओ और समझते जाओ, ताकि एग्जाम में अगर भूल भी जाते हो तो आप बना सकते हो। अगर मान लो तुमसे कोई बोले कि ए बी का सबसेट है, इवेंट ए इवेंट बी का सबसेट है। अभी एक एग्जाम्पल हमने पीछे कराया था, लास्ट वाले वीडियो लेक्चर का सबसे आखिरी वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने दिखाया था, या देखना उस एग्जाम्पल को, हमने उस एग्जाम्पल को ओरली आपको समझा करके छोड़ दिया था, लेकिन उस एग्जाम्पल को जरा देखना, ए और बी देखना। तो उसमें बी ए का सबसेट हो रहा था शायद, यहाँ ए बी का सबसेट हमने लिया है, बी ए का सबसेट हो रहा था। उस क्वेश्चन को जरा मैच करना। तो यहाँ ए अगर बी का सबसेट हो जाएगा, तो ए अगर बी का सबसेट हो जाएगा तो तुम जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। अगर ए और बी में सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो ए और बी का कॉमन क्या होगा, क्या ए और बी का कॉमन ए होगा, बोलो। सिंपल सेट का कॉन्सेप्ट है यार, ए इंटरसेक्स ए सबसेट है बी का, तो ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए, ठीक है। ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। मतलब यहाँ जो डायग्राम बनाओगे ऐसा डायग्राम बनेगा, ये बाहर बी और अंदर ए।
ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर है। अब ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर तो डायग्राम ऐसा बनेगा, और यहाँ ए और बी दोनों का कॉमन निकालोगे इंटरसेक्शन, तो ए ही तो आएगा दोनों में कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला बनाए किसका, ए की प्रोबेबिलिटी अगर बी हो चुका है तो क्या फार्मूला होता है, हम फार्मूला जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर हमने बताया, और नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन इस फार्मूले के लिए कंडीशन क्या है, इफ ए सबसेट ऑफ बी। ये फार्मूला नहीं है, ये कंडीशनल फार्मूला है। क्या है, कंडीशनल फार्मूला। अगर ये कंडीशन दी रहे कि ए बी का सबसेट है तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना वैसे डीपली सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस क्वेश्चन में ये सब चीज़ नहीं भी पढ़ते हो तो आप जब भी इंटरसेक्शन निकालोगे तो खुद ही अपने आप ए आएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा और डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हमने यहाँ पर बता दिया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बोला जाता कि तुम्हारा, यहीं पर हम अगर एक केस मान लेते और बोलते कि अगर बी ए का सबसेट है तब क्या होगा। अगर बी ए का सबसेट हो, बी ए का सबसेट मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कि बी अंदर चला गया और ए बाहर चला गया, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फार्मूला हो जाएगा पी ए बाई बी, वो फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर वाला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और नीचे वाला भी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसी सिचुएशन में यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को रट के नहीं रखना है। देखो हम कैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन में हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, या कई बार जेई मेंस या जेई एडवांस में डायरेक्ट एबीसी पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं फार्मूले के ऊपर। इसीलिए हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को बता रहे हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ सिंप्लीफाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जेई ने कई बार डायरेक्ट बिना डाटा दिए हुए, बिना किसी इवेंट को दिए हुए डायरेक्ट पी ए ऑब्लिक बी को क्या लिख सकते हैं, ए नॉट ऑब्लिक बी को क्या लिख सकते हैं, तो आपस में इस तरीके के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे रिलेशन बना करके भी कई क्वेश्चन मोर देन वन में और सिंगल ऑप्शन में पूछे हुए हैं। आप पेपर में अगर देखिएगा तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम केवल ये दिखा रहे हैं तुमको कि टैकल कैसे करते हैं इन फार्मूलों को, आपस में किस तरीके से इधर उधर शिफ्ट करके कुछ नया क्रिएशन किया जा सकता है ताकि आप वहाँ पर यूज कर सको। नहीं तो सिंपली इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का क्राइटेरिया जो है वो बस वही है जो आप एक सिंपल फार्मूला याद रखे हुए हैं, ए गिवन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई बी की प्रोबेबिलिटी, और बी गिवन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाई ए की प्रोबेबिलिटी। वो सिंपल एक फार्मूला है, उससे आप फार्मूला बनाते चले जाओगे। बट कई बार ऑप्शन में ही एक सिंपल फार्मूला दे करके और इसको उल्टा सीधा करके कुछ पूछ देता है, तो इस तरीके से क्रिएशंस आपको आते रहेंगे तो आप नए नए फार्मूले वहाँ पे बना सकते हैं। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें देखो, मान लो हम तुमसे कहें कि तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ऐसे ही कुछ भी सोच करके एक बार लिख के देखो, ए बी नॉट की, ए गिवन बी नॉट की, ए गिवन बी नॉट का अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है या फार्मूला बनाना है तो ये किसके बराबर हो सकता है, जरा सिंपली इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो ये दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है ए एक इवेंट है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और बी नहीं हुआ है, ठीक है, बी अकर्स नॉट अकर्स, ठीक। तो हम लोग इसका फार्मूला क्या जानते हैं, ये सिंपली दो इवेंट के लिए सोचो, यहाँ बी नॉट दिया है कि ए नॉट दिया है, वो सब चक्कर में मत पड़ो, यहाँ सिंपल सोचो दो इवेंट दिया है, एक क्या है ए, दूसरा क्या है बी नॉट। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, कुछ दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है ना, ऐसे तो फार्मूला लिखा जाता है। अब ये ऊपर वाला क्या है जरा सोचो, ऊपर वाला भी हमने पीछे बताया, ए हो रहा है बी नहीं हो रहा है, ए एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट हमने आपको डायग्राम में समझा रखा है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ए एंड बी नॉट का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ओनली ए। ओनली ए कैसे आता है, पूरे ए में से इंटरसेक्शन घटा देते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले को क्या हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री पता है, बी कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सिंपली लिखा जा सकता है। ये तुम्हारा फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी नॉट क्या लिख सकते हैं,
probability of A minus probability of A intersection B upon 1 minus probability of B। मान लो इसी में कंडीशन दे दे, क्या कंडीशन दे दे, कंडीशन दे दे कि इफ A and B are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मान लो कह दे कि ए और बी दो इवेंट है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तब फार्मूला किधर टेंड कर जाएगा। दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हमको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा होगा, फाई। फाई मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी नॉट, ए गिवन बी नॉट, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला नहीं बना, ये कंडीशनल फार्मूला बना। फार्मूला ये हुआ, ये जो फार्मूला हुआ ये फॉर ऑल इवेंट हुआ, ठीक है, हर ए और बी के लिए। और यहाँ जो हमने बनाया ये किसके लिए बनाया, ये जो यहाँ पर बना वो किसके लिए बना, कंडीशनल के लिए बना। क्या कंडीशन लगी, ए और बी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तब ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। अब और कुछ लिखते हैं, इस तरीके से हम लोग और भी इसमें कुछ बनाते चले जाते हैं, हालांकि बहुत हो गया। जैसे मान लो कि हम तुमसे बोलें एक और इस तरीके का लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट गिवन बी नॉट, ये क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी को हमने बोला था दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आइदर ए और बी, याद आया। और आइदर ए और बी को ए यूनियन बी लिखते हैं, तो हम इस ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट नाइदर ए नॉर बी को 1 माइनस आइदर ए और बी लिख सकते हैं, और नीचे वाले को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले में अगर तुम चाहते हो कि नहीं कुछ और क्रिएशन किया जाए तो इसमें बहुत सारे क्रिएशंस किए जा सकते हैं। यहाँ पर तुम ध्यान में रखना या कोशिश करना कि क्या ऐसा हो सकता है, ए बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ए नॉट गिवन बी नॉट इज इक्वल टू 1। ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी नहीं हुआ है प्लस ए के न होने की प्रोबेबिलिटी जब बी नहीं हुआ है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी एक फार्मूला यहाँ पर है, इसको भी ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज़ किया जा सकता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका एक फार्मूले की तरह यूज़ किया जा सकता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करिए। एक और हम यहाँ पर लिखते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करो, लिख लो सिंपली। डेरिवेशन भी यही थोड़ा सा बता देंगे। यहाँ पर जैसे मान लो लिख दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर सी हो चुका है, सी एक इवेंट है जो हो चुका है, तो ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो ए यूनियन बी वाला फार्मूला याद है, तो उसी ए यूनियन बी वाले फार्मूले को ही यहाँ पर भी यूज किया जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। आपको ए यूनियन बी का फार्मूला पता है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस क्या लिखते हो, पी बी माइनस क्या लिखते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये ना फार्मूला लिखते हो। अब बोलोगे सर ये दूर दूर ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, कुछ काम है इसीलिए लगाए हैं। आप ए यूनियन बी का फार्मूला याद है, तो ए यूनियन बी का सीधे फार्मूला लगाओ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ करो क्या, सी हो चुका है तो यहाँ सी कर दो, यहाँ ऑब्लिक सी कर दो, और यहाँ भी ऑब्लिक सी कर दो। ये फार्मूला बन गया किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी। मतलब सी हो चुका तो ए और बी के, ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब एटलीस्ट 1 इन ए एंड बी, या ए और बी की प्रोबेबिलिटी अगर सी ऑलरेडी अकर हो चुका है तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके का फार्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा सा एक लॉजिकली कुछ चीज़ों को समझ करके रखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग जैसे लिखते क्या हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका मतलब होता है ए एंड बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, हमने अभी बताया था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आई। या जो पहले हो जाए, या हम ऐसे भी लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बी हो चुका तो ए।
ऐसे ही अगर हमसे कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, इसको क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर 3 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी दोनों हो चुके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी दोनों हो चुके। बात समझ गए? ऐसे ही 3 के लिए भी बना सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी डी भी एक ले लो, सॉरी ये तो ऊपर वाला ही हो गया, फिर से लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी अगर लिखना है तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए एंड बी दोनों हो चुके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जब ए एंड बी एंड सी तीनों हो चुका। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल फार्मूला बनाते हैं, और इस तरीके के जो फार्मूले का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, इस फॉर्मेशन को अपन नाम क्या देते हैं? इसको नाम दे दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाम से कोई मतलब नहीं है, जितना नाम जानोगे उतना कंफ्यूज होगे। सिंपल याद रखो कि इस तरीके से इसको किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे अब बोल चुके हैं, तो एक बार नाम लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोबेबिलिटी और टाइप ऑफ इवेंट पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने आपसे एक बात की थी कि हम लोग आगे इंडिपेंडेंट इवेंट की बात एक बार और करेंगे। अब वो समय आ गया है कि हम लोग थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कर लें। इंडिपेंडेंट इवेंट की वहाँ जनरल हमने एक डिफिनीशन आपको समझा दी थी कि 2 इवेंट हैं ए और बी, एक का होना या न होना अगर दूसरे के होने या न होने पर डिपेंड न करता हो तो हम दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब है इस पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। यहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है, हम लोग अभी देख रहे हो क्या लिख रहे थे, हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है और ए का होना बी पर अगर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो बी हो चुका हो तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और नहीं हुआ हो तो भी क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सिंपली ये किसके बराबर होगा? पी ए के बराबर। बात समझ में आ गई? हम बोले हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी हो चुका है, तो अगर बी का हो चुकना ए को अफेक्ट कर रहा होगा तब ना वो किसी तरीके से उसके रिजल्ट पे कोई ना कोई प्रभाव डालेगा। और अगर बी का हो चुकना ए से कोई मतलब ही नहीं रखता होगा तो हम सिंपली ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, कॉइन टॉस किया, पहले हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, 2 बार हेड आ गया, तो तीसरी बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अरे 2 बार हेड आया हो और चाहे सिक्का खड़ा रह गया, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है। 2 बार जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और तीसरी बार जो करने जा रहे हैं, ये तीनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहली बार टॉस करने पर क्या आया ये दूसरी वाली बार में डिपेंड नहीं करेगा। तो हम सीधे तीसरी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 2 बार पहले क्या आ चुका उसको छोड़ देंगे। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, पहली बार या 2 ही बार मान लो टॉस किया गया, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया गया और पहली बार हेड आया, तो दूसरी बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। सिंपल सी बात है, पहली बार हेड आया तो भी दूसरी बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और पहली बार टेल आया तो भी दूसरी बार प्रोबेबिलिटी 1/2 ही है, क्योंकि पहली बार जो आया वो दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो हम सिंपल यही देखेंगे यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होता है। ये नहीं देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर हेड आ चुका है तो हेड आ चुका है तो भी हमारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और टेल आया है तो भी हमारे टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इवेंट जो इंडिपेंडेंट होते हैं वहां पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सीधा सा मतलब है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी अकर्ड, बी हो चुका है तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे ए के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बी का हो चुकना ए को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यही यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
से हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट को समझते हैं। और इस इंडिपेंडेंट इवेंट से हमको एक चीज़ पता चली, अभी हम लोग चूंकि पढ़े कि ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर ए हो चुका है। ठीक, हमने अभी तुमसे क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, तो जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ऐसी सिचुएशन में बी का हो चुकना ए को अफेक्ट नहीं करेगा, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ही है, और हम सीधे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख देंगे, बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। कब ऐसा होता है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो वहां पर ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट होगा वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। इस रिजल्ट का हम लोग काफ़ी क्वेश्चन में, जेई मेंस के या जेई एडवांस के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे आगे। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला आया, 3 के लिए होता ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ए बी सी इंडिपेंडेंट होता। मान लो ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट होता, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। देखो जरा ऊपर, पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी एंड बी की प्रोबेबिलिटी, अगर ए हो चुका तो बी की प्रोबेबिलिटी जब ए हो चुका, तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए के हो चुकने या ना हो चुकने से बी का कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी सिंपल हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, ए हुआ हो या ना हुआ हो उससे ए पर, हमारे बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ सी की प्रोबेबिलिटी जब ए एंड बी दोनों हो चुका, तो ए और बी का होना अगर सी से इंडिपेंडेंट है तो हम सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे। ए और बी पहले हो चुका है, उसकी हमको यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधे सीधे यहाँ पर फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो कभी भी अगर 2 और मोर देन 2 इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी अलग अलग इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कब कब ऐसा होगा, इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ए और बी दो इवेंट दिए हुए हैं, पी ए दिया हुआ 1/4, ए गिवन बी दिया 1/2, बी गिवन ए दिया हुआ 2/3 और पी बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ जानते हैं पी ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमको क्या पता है, ये दोनों पता है, दोनों को डिवाइड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पी ए गिवन बी डिवाइडेड बाई पी बी गिवन ए। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी ए ऊपर चला जाएगा और पी बी नीचे आ जाएगा। अब इस रिलेशन से देखो, इसकी वैल्यू पता है 1/2, इसकी वैल्यू पता है 2/3, पी ए की वैल्यू पता है 1/4, पी बी की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई कर लेना, पी बी की वैल्यू आ जाएगी। पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, यहाँ 1/2 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक और 7 रेड बॉल हैं। एक बॉल निकाला गया, फिर उसको बॉल को उसी में रख दिया गया, फिर दूसरी बॉल निकाली गई। कह रहा प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों बॉल आई और दोनों रेड थी। यहाँ पर पहली बॉल निकाल करके रख दी और दूसरी बॉल निकाले, ये दोनों एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट हमने शुरू में ही इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन में समझाया था कि इस तरह के किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर रिप्लेस कर दिया जाता है तो इवेंट कैसे हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर उसको बाहर निकाल के रख दिया पहली बॉल को और तब दूसरी निकाला तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा कि पहले क्या निकला था, उस पर डिपेंड करेगा कि अब दूसरा क्या निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो रहा है रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो कहीं भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट में अगर रिप्लेस कर दिया जाए, बॉल को रिप्लेस करने का मतलब फिर उसी में रख दिया गया, मतलब बैग से बॉल निकाला और फिर उस बॉल को बैग में रख करके दोबारा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या,
हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, ओरल बोल देते हैं। ए हमने मान रखा है कि फर्स्ट बार जो बॉल निकाले वो रेड है, और बी मान रखा है कि सेकंड बार बॉल निकाले वो भी रेड है। हमको यहाँ बोथ रेड मतलब दोनों हो रहा है, मतलब ए फर्स्ट भी रेड आ रहा है और सेकंड भी रेड आ रहा है। तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो हम यहाँ इसको पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। हमने बताया था दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो इनका क्या होता है, सीधे प्रोडक्ट हो जाता है। फर्स्ट बार में रेड बॉल है, टोटल कितने बॉल है, टोटल है 12 और 7 लाल हैं, तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 12 7/12 हो जाएगी। और दूसरी बार भी रेड तो 7/12 हो जाएगी। रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट 49/144 हो जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों इवेंट कैसे इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट, और दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों के इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखो कुछ। यहाँ कह रहा है कि ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए नॉट बी क्या होगा, ए नॉट और बी ये दोनों इवेंट कैसे होंगे, ए बी नॉट कैसे होंगे, ए नॉट बी नॉट कैसे होंगे, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं ये चेक करना है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, पी ए इंटू पी बी के बराबर, ये गिवन में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, ए और बी इंडिपेंडेंट है। ए और बी इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब हमको चेक इसको करना है, हम इसको चेक करना चाहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन बी। अगर ये ए नॉट इंटरसेक्शन बी पी ए नॉट इंटू पी बी के बराबर हो जाएगा तो ये भी इंडिपेंडेंट मान लिया जाएगा। तो इसको हम फिलहाल क्या लिखेंगे, इसको हम लोग फिलहाल लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी को, फार्मूला पीछे पढ़े हुए हो, इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लेना है ना, ए नहीं लेना है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी मतलब बी बट नॉट ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए नहीं लेना है, ये हमने अभी आपको पीछे बता रखा है वेन डायग्राम पढ़ाते समय। ये क्या है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी मतलब ओनली बी, मतलब केवल ये वाला पोर्शन लेना है। अगर ये ए है और ये बी है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे पी बी में से ये वाला पोर्शन निकाल देना है। पी बी ही रहने दो, और ए इंटरसेक्शन बी हमने ऊपर पता है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी होती है, तो हम यहाँ पे पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं। दोनों में से पी बी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस पी ए बचेगा। अब यहाँ पर ये पी बी हो गया, और 1 माइनस पी ए को हम पी ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी इसको हम पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी लिख सकते हैं। हमने जो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो दोनों के इंटरसेक्शन की थी, आ गया दोनों का प्रोडक्ट, और जब दो के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो गई, मतलब क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि ये दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन भी करिएगा, इसी तरह ये क्वेश्चन भी करिएगा, और चेक करिएगा कि इंडिपेंडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोनों खुद से आप ट्राई करिए, देखिए क्या आता है रिजल्ट आपका। इस क्वेश्चन को पढ़िए, और यहाँ हम जितने भी एग्जाम्पल करा रहे हैं ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग इंडिपेंडेंट और कंडीशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडीशनल और इंडिपेंडेंट दोनों मिक्स करके एग्जाम्पल कराया जा रहा है। कह रहा है ए और बी 12 गेम खेलते हैं चेस का, ए 6 जीतता है और बी 4, और 2 ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, दे एग्री टू प्ले 3 मोर गेम, वो आगे चाहते हैं कि 3 गेम और खेला जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए और बी अल्टरनेटली जीत रहे हैं। अल्टरनेट मतलब ए पहला जीता, बी दूसरा जीता, फिर तीसरा ए जीता, या पहला अगर बी जीत गया तो दूसरा ए जीतेगा, फिर तीसरा बी जीतेगा। अल्टरनेटली वो गेम को जीत रहे हैं या हार रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहला हमको यहाँ निकालना क्या है, हमको निकालना प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटली जीतने का मतलब ए जीता एंड बी जीता एंड तब ए जीता, या प्रोबेबिलिटी बी जीता या ए जीता और तब बी जीता, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, अल्टरनेट विन का मतलब यही हुआ, पहले ए जीत गया फिर बी फिर ए, या बी जीता तो फिर ए जीतेगा फिर बी। अल्टरनेट मतलब एक पहला जीत रहा है तो अगला दूसरा जीत रहा है, फिर अगला वही जीत रहा है, तो इस तरीके से चेंज होता रहा है, हर बार गेम में नया प्लेयर विन हो रहा है।
पहला ए दूसरा बी तीसरा ए, पहला बी दूसरा ए तीसरा बी, तो बीच में या का मतलब होता है प्लस। तो हमें ये जो निकालना है, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब यहाँ ए जीतेगा, बी जीतेगा, ए जीतेगा, बी जीतेगा, ये इंडिपेंडेंट है। कैसे? मान लो अगर मैच हो रहा है और मैच में अगर इंडिया पहला मैच जीत जाती है तो दूसरा मैच क्या होगा, दूसरा मैच जीतेगी कि हारेगी, ये पहले में डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है, पहले से दूसरा वाला इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट में हम लोग इंटरसेक्शन को प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, मतलब पी ए इंटू पी बी इंटू पी ए, प्रोडक्ट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पी बी हो जाएगा। ठीक, अब पी बी तो अपने पास है नहीं, नहीं तो इसमें रख देते तो रिजल्ट आ जाता। तो पी बी कैसे निकलेगा वो देखो, टोटल 12 गेम में 6 गेम ए जीत रहा है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 6/12 यानी 1/2। टोटल 12 गेम में बी कितना जीत रहा है, टोटल 12 गेम में बी 4 जीत रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो पी बी की वैल्यू इसमें भर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/2, या मतलब प्लस 1/3, 1/2, 1/3। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/3 4 जा 12, और यहाँ 1/3 3 जा 9, और 9 दूनी 18 18, तो टोटल इसका रिजल्ट हो जाएगा 5/36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए ऊपर कंडीशन दी हुई है, ए 6 गेम जीत रहा है 12 में से, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/12, बी 4 गेम जीत रहा है 12 में से, तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/12, और यहाँ अल्टरनेट जीतने की प्रोबेबिलिटी या होगा, ए से अगर शुरू होगा तो पहला ए दूसरा बी तीसरा है, ये बी से शुरू होगा जीतना तो पहला बी दूसरा है तीसरा बी, तो दोनों के बीच में या मतलब प्लस, तो दोनों हो सकता है या, इसलिए दोनों को प्लस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके।